कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर लगातार प्रदेश सरकारें सतर्क पर हैं, अलर्ट पर हैं, गाइडलाइंस भी जारी की जा रही हैं। इसी बीच बड़ी खबर जो है आपको बताते चले, दिल्ली में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 5 राज्य, ऐसे 5 राज्य जहां से आने वाले लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी, तभी उन्हें दिल्ली में एंट्री मिल पाएगी। नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही वो दिल्ली में दाखिल हो सकेंगे। और ये जो पूरा रोल है, ये 26 फरवरी से 15 मार्च तक के लिए गाइडलाइंस है, तब तक जारी रहेंगी। जो 5 राज्य हैं उसमें महाराष्ट्र भी है, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, केरल भी है। और दरअसल यहाँ पे लगातार बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए ये गाइडलाइंस जारी की गई है। 122 जिलों में कोरोना अब बढ़ता हुआ नजर आता है। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में भी ऐसे मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र लगातार एपिक सेंटर एक तरह से बना हुआ है कोरोना का। केरल में भी लगातार मामले देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह से अगर इन 5 राज्यों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल और पंजाब, दरअसल ये वो 5 राज्य हैं जो दिल्ली में अगर दाखिल होते हैं तो नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है। इन 5 राज्यों के लोग अगर आना चाहते हैं तो अगर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं है, RT-PCR रिपोर्ट नहीं है, तो आप दिल्ली में दाखिल नहीं हो पाएंगे। दिल्ली में कैसे खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और कैसे सावधानी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में एक वैक्सीन सेंटर से हमारे सहयोगी राहुल डबास की एक रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में टीकाकरण की गति धीमी है, लेकिन कोरोना का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि अब राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि 26 फरवरी से लेकर और 15 मार्च तक अगर कोई भी व्यक्ति केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के साथ साथ इन राज्यों से आता है, पंजाब से आता है, तो उन्हें 72 घंटे पहले का RT-PCR टेस्ट कराना होगा। इस वक्त हम वैक्सीनेशन सेंटर में हैं। वैक्सीनेशन सेंटर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जहां औसत एवरेज पूरे हिंदुस्तान का 70% है, वहीं दिल्ली का 52% से भी कम है। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, टीचर्स हो, यानी फ्रंटलाइन वर्कर्स से लेकर के और स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और वैक्सीनेशन का काम तेज गति से चल रहा है। लेकिन ये गति पहले 1.5 महीने में काफ़ी धीमी रही, खास तौर पर 16 जनवरी के बाद। और अगर इसकी तुलना दिल्ली की तुलना बिहार से की जाए तो बिहार में 85% स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन हुआ है, दिल्ली में सिर्फ 52% का हुआ है। यही वजह है कि दिल्ली के अंदर डर है, क्योंकि पंजाब में जब केस बढ़ने लगे तो उसके पीछे का कारण ये था कि टीकाकरण काफ़ी धीमी गति से चल रहा था। क्या दिल्ली के भी ऐसे हाल होंगे? विशेषज्ञ डॉक्टरों से बात कर लेते हैं। डॉक्टर अजीत जैन हमारे साथ बात करने के लिए है। सर, अगर दिल्ली की बात करें, जो राज्य सरकार ने फैसला लिया है, उसे आप कैसे देखते हैं कि 26 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक अगर कोई भी ज़्यादा कोविड प्रभावित राज्यों से आता है तो 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट लानी होगी? ये बहुत ही ठीक फैसला है, क्योंकि हमने जैसे जब कोविड शुरू हुआ था पिछले साल जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हमारे शुरू के अंदर टेस्टिंग की जो कैपेसिटी थी पूरी दिल्ली में 2 ही लैब थे। धीरे धीरे पूरे कंट्री में लिमिटेड लैब से हम लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में नंबर बढ़ाए। और तो आपने देखा किस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर पर लगातार वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स तो चल रहे हैं, लेकिन लगातार बढ़ते मामले चिंता का सबब जरूर बने हुए हैं। मेरे साथ में डॉक्टर्स का पैनल तो मौजूद है। राहुल डबास इस समय दिल्ली से भी मौजूद हैं। राहुल, सबसे पहले जल्दी से आप ये बता दीजिए कि किस तरह के गाइडलाइंस अब दिल्ली सरकार ने जारी की है कोरोना को लेकर। सरकार ने कहा है कि अगर 5 राज्यों से कोई भी व्यक्ति राजधानी दिल्ली पहुंचता है, चाहे वो हवाई अड्डे से पहुंचे, रेलवे स्टेशन से पहुंचे या सड़क मार्ग से पहुंचे, 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट उसके पास होगी, तभी दिल्ली में उसे एंट्री मिलेगी। और ये प्रावधान 26 फरवरी रात 12 बजे से लागू हो जाएंगे और 15 मार्च तक जारी रहेंगे। दिल्ली के साथ समस्या ये है कि दिल्ली में वैक्सीनेशन बहुत कम हुआ है, 52%। बिहार से तुलना कर 85% हो चुका है और दिल्ली में डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। कल स्वास्थ्य सचिव ने कहा था, डॉक्टर पॉल ने भी कहा था कि जिस राज्यों में डेंसिटी ज़्यादा है, वो कोरोना की सेकेंड वेव जल्दी देखने को मिल सकती है। दिल्ली 3 वेव देख चुका है, ऐसे में 4थी वेव ना आए, इसके लिए दिल्ली सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, कदम उठा रही है। जी बिल्कुल, यानी कि अगर जरा सी भी अब ढिलाई बढ़ती गई तो लोगों की मुश्किलें भी जरूर बढ़ेंगी। पहले ही मास्क नहीं लगाने पर तो चालान था, लेकिन अब ये और भी ज्यादा सख्ती देखने को जरूर मिलेगी। डॉक्टर अनूप कुमार, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि ये जो तीसरी वेव एक बार फिर से देखने को मिल रही है, क्या इसके सिम्टम्स भी चेंज होंगे? क्योंकि पहले जो हम देख रहे थे, डिजीनेस हो, फीवर हो, खांसी हो, ये तमाम परेशानियां तो थी, लेकिन लगातार इसका स्ट्रेन भी चेंज हो रहा है, नेचर चेंज हो रहा है, तो क्या उसके सिम्टम्स भी बदलेंगे? लोग कैसे समझेंगे? बिल्कुल, इस समय
एक तो री-इमर्जेंस ऑफ इन्फेक्शन है, देन वी आल्सो हैव अ प्रॉब्लम ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेन्स। जैसे हमने देखा है कि यूके स्ट्रेन आ गया है, साउथ अफ्रीकन और ब्राजीलियन स्ट्रेन आ गया है, उसके वजह से मैनिफेस्टेशन चेंज होते जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि एसिम्प्टोमेटिक ऑलरेडी 90% था और अब हो सकता है कि वो हमारे जो सिम्टम्स हैं मैनिफेस्टेशन चेंज हो जाए। लेकिन जैसे हमने बोला कि जो हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमारा जो तीन जो टीज हमारे गवर्नमेंट यूज कर रहा है, टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट, वो तीनों तो वो कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन हमको अपना अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है मेंटेन करना पड़ेगा और उसी से हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। मैनिफेस्टेशन चेंज हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो जितने पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें अगेन 90% एसिम्प्टोमेटिक हैं और 10% ही हैं जिनमें कुछ माइल्ड सिम्टम्स मिल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक, डॉक्टर रवि मलिक, जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं क्या उनके लिए ज्यादा खतरा होता है? क्योंकि उस पर बॉडी पर तो इम्पैक्ट होगा, भले उसके सिम्टम्स वैसे नजर नहीं आए, लेकिन बॉडी पर तो ये वायरस इम्पैक्ट करेगा। अब ऐसे में क्या प्रिकॉशंस बरतने? और एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमने ये भी देखा था कि जो पहले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, कई बार उन्हें दोबारा से कोरोना का इफेक्ट नजर आता है, तो क्या इस बार जो ये तीसरी लहर है वो उनके लिए भी ज्यादा खतरा लेकर आएगी? देखिए, जैसे ही वायरस अपना वेरिएंट चेंज करता है तो पुराने वाले वायरस की इम्यूनिटी उसके ऊपर कई बार काम नहीं करती है। अगर वो अपना रूप प्रतिरूप बिल्कुल बदल लेता है तो फिर वो उसके ऊपर काम नहीं करेगी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चैलेंज है। तभी हम लोग नजर रखे हुए हैं कि जो भी वेरिएंट चेंज हो रहा है वो किस तरह से वेरिएंट चेंज हो रहा है, क्या उसके ऊपर वैक्सीन कारगर होगी कि नहीं, या जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनको दोबारा हो सकता है कि नहीं। मोटी सी बात मैं आपको ये बता दूं, जिनको कोरोना हो चुका है उनको भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, उन्हें भी मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और उन्होंने हैंड हाइजीन वगैरह प्रॉपरली फॉलो करनी है। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। जितने लोगों को कोरोना हो चुका है वो ये ना सोचेंगे बिल्कुल वो सेफ्टी जोन में है, वायरस कभी भी अपना रूप प्रतिरूप बदल के अटैक कर सकता है, तो वो तो अपने पूरी प्रिकॉशंस को लेके रखें। सबसे बड़ी बात यह है, हम सब लोग एक ह्यूमन चेन के साथ में बंधे हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के, जैसे कि अभी आपने रिपोर्ट्स में दिखाया, बिना मास्क के घूम रहा है, तो ये एक बड़ा खतरनाक काम है। ये खतरनाक काम इस लेवल तक है कि जैसे एक सुसाइडल बॉम्बर घूम रहा है, वो न केवल अपने आप को वल्नरेबल रख रहा है, लेकिन वो अपने आसपास वाले सब लोगों को भी, अपने परिजनों को, परिवार के सदस्यों को भी वल्नरेबल रख रहा है। जहां तक आपसे सवाल एसिम्प्टोमेटिक केसेस का है, मैं एग्री करता हूँ, एसिम्प्टोमेटिक केसेस मेजॉरिटी होते हैं। जनरली एसिम्प्टोमेटिक केसेस अपने ऊपर तो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि उन्हें फीवर भी नहीं आता, सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन वो दूसरों को इन्फेक्शन दे सकते हैं, जिससे कि, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं इन्फेक्शन देने के लिए। जिसको फीवर है, सिम्टम्स है, उसको तो हम टेस्ट करके आइसोलेट भी कर लेते हैं। क्योंकि मैं कोविड हॉस्पिटल भी चलाता हूं, तो मैंने देखा कि जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं वो हमारे तक पहुंचते ही नहीं है क्योंकि उनको कोई सिम्टम्स ही नहीं होते हैं, तो वो सोसाइटी में जो है स्प्रेड करते रहते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप जिस भी व्यक्ति से मिले हमेशा ये प्रिज्यूम करके चलिए कि इस व्यक्ति को कोरोना है। यू मस्ट प्रिज्यूम कि इसको कोरोना है और उससे उतनी सोशल डिस्टेंसिंग करके आप उस चीज को संभल के चलिए। और मैं समझ रहा हूं कि इस वक्त कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पब्लिक बिल्कुल नहीं कर रही है। जी सर। इस वक्त सब लोग पता नहीं किस कॉन्फिडेंस में घूम रहे हैं। मैं फिर दोबारा से आगाह करना चाहूंगा आपकी चैनल के थ्रू, केयरफुल होने की जरूरत नहीं, लेकिन केयरफुलनेस इज रिक्वायर्ड। जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगनी चाहिए, जल्दी से जल्दी हमारे को ये सारी प्रिकॉशंस अपने आप ले लेनी चाहिए, और जो कम्युनिटी फंक्शंस हैं जहां तक हो सके उनको हमें अवॉइड करना चाहिए और टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज करना चाहिए बनिस्बत के 1-to-1 इंटरेक्शंस के। बिल्कुल डॉक्टर रवि, आपने बहुत इंपॉर्टेंट की बात कही है कि लोग केयरलेस होते जा रहे हैं। आपको केयरफुल होना है, बल्कि केयरलेसनेस आपको साइड में रखनी है, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपके साथ साथ आपके अपनों के लिए भी जान पर भारी पड़ सकती है। पिछले साल हमने यही देखा था 2020 में, जब लगातार मामले बढ़े, क्योंकि अब ये खतरा क्यों बढ़ा है और ये भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल महाराष्ट्र और केरल में कोरोना का नया स्ट्रेन मिल चुका है और ये जो नया स्ट्रेन है ये और भी ज्यादा संक्रामक है और भी ज्यादा डेंजरस है। कोरोना का ये जो नया स्ट्रेन है इससे खतरा और भी ज्यादा है। जो ब्रिटेन वाला स्ट्रेन आया था, आपको याद होगा, उस ब्रिटेन वाले स्ट्रेन से भी ज्यादा खतरनाक ये नया स्ट्रेन हो सकता है जो दक्षिण अफ्रीका से पाया गया। देश में यूके स्ट्रेन से अब तक 187 लोग संक्रमित हुए हैं। अब महाराष्ट्र और केरल में दक्षिण अफ्रीका के कोरोना के इस नए वेरिएंट का जो पता चला उसमें 6 लोग संक्रमित पाए गए हैं। ब्राजील वाले स्ट्रेन से 1 शख्स संक्रमित पाया गया।
शैलेंद्र मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। शैलेंद्र, जल्दी से जरा नए स्ट्रेन के बारे में बताइए, जो नया वेरिएंट है, इसको लेकर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कितना खतरनाक है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी इसके केसेस मिल चुके हैं। देखिए, नए स्ट्रेन को लेकर रिसर्च भी चल रहा है और जानकारों का कहना है, जो डॉक्टर्स हैं, जो इसके एक्सपर्ट हैं, वो बताते हैं कि नया एक्सपर्ट जो है उसकी इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो ज़्यादा है, यानी कि संक्रमण करने की क्षमता जो है नए स्ट्रेन में ज़्यादा है और यही वजह है कि लोगों को बचने की ज़रूरत है। और इसी के चलते महाराष्ट्र में पूरी तरह से एहतियातन तौर पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की हिदायत लोगों को दी गई है। इस मामले को लेकर अभी रिसर्च चला, हो सकता है कि रिसर्च में और भी कुछ नई चीज़ें हैं और जैसे रिसर्च के आउटकम, रिसर्च के रिजल्ट बाहर आएंगे उसके बाद कुछ और भी जानकारी मिलेगी। लेकिन फिलहाल ये स्ट्रेन जो है बेहद खतरनाक है, इनका जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो ज़्यादा है, इसीलिए लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल डॉक्टर भारद्वाज, जिस तरह से अभी हम प्रिकॉशंस की तो बात कर रहे हैं, जरा आप ये मुझे भी समझाइएगा कि बॉडी को किस तरह से अब हमें सेफ रखना है, क्योंकि वेदर कंटिन्यू चेंज हो रहा है। ठंड से अभी वेदर चेंज होता है, अचानक से गर्मी हो जाती है, कभी फिर से ठंडक हो जाती है। अब ऐसे में बॉडी पर इम्पैक्ट तो पड़ता है, लेकिन कोरोना के लिहाज से भी आखिर कितना प्रिकॉशन जरूरी है, किन बेसिक चीजों का लोगों को ध्यान में फिलहाल रखना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं वो बताऊंगी और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम सब लोग बोल रहे हैं, जो डॉक्टर साहब ने इतने अच्छे से समझाया, उसके साथ लोग जो अपने मास्क को अपने घर के बाहर ऐसे ही फेंक देते हैं कि कोरोना खत्म, आज का मास्क खत्म, ये मैंने पढ़े लिखे लोगों में भी देखा है कि वो डिस्पोजेबल मास्क को रूटीनली फेंक रहे हैं। तो दोबारा से जो प्रतिक्रिया थी कि अपने मास्क को ढंग से अलग तरह से फेंका जाए, फूड वेस्ट में ना मिक्स किया जाए, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी की वजह से वायरल स्ट्रेन में म्यूटेशन होती है और हो सकता है कि कोई नया स्ट्रेन हम ही पैदा कर दें। अपने शरीर पे ड्राइनेस बिल्कुल ना आने दें। जहां पे आपकी स्किन ड्राई होगी वहां से कोई बैक्टीरिया या वायरस इजीली एंटर कर सकता है और ये बदलते मौसम में नॉर्थ इंडिया में ड्राई स्किन बहुत ज्यादा देखी जाती है। ह्यूमिडिटी होने की वजह से महाराष्ट्र और केरल में ज्यादा स्ट्रेन फैल रहा है, मगर जैसे ही मौसम बदलेगा हमारे यहाँ पोल्यूशन ज्यादा है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेन पूरे इंडिया में फैल सकता है अगर हम सब लोग एकजुट होके ह्यूमन चेन के डिसिप्लिन को ना फॉलो करें। बॉडी पे ड्राइनेस ना आने दें। सैनिटाइजर की जगह जब साबुन यूज कर सके तो ज्यादा अच्छा है। साबुन वो अच्छा होता है जिससे आर पार दिखाई देता है, ना कि वो साबुन जिसमें कोई रंग हो। आपको अपने शरीर पे कोई भी तेल जो भी आपके घर पे हो, एप्रिकॉट हो, कोकोनट हो, विटामिन ई हो, सरसों का तेल हो, 2-4 बूंद नहाने के बाद शरीर लगाना चाहिए ताकि बॉडी पे ड्राइनेस ना हो। रात को जो लोग ज्यादा सैनिटाइजर यूज करते हैं, जैसे कि मैं खुद, तो अपने लिए 1 बॉटल ग्लिसरीन खरीद लीजिए और ग्लिसरीन के अंदर कपूर क्रस्ट डाल सकते हैं। उससे आपके हाथों को आप रात को लगा सकते हैं, क्योंकि सैनिटाइजर ज्यादा जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, हेल्थ वर्कर्स, उसकी वजह से अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, जर्म्स भी मर जाते हैं और हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और हमें ज्यादा लंबे टाइम लड़ना है। इसीलिए हाथों पे जो लोग सैनिटाइजर, बाकी लोग भी ज्यादा, जर्नलिस्ट जो लोग बाहर ज्यादा जाते हैं, तो ग्लिसरीन और कपूर रात को हाथ पे लगाने से हमारे बैक्टीरिया का माइक्रोफ्लोरा खराब नहीं होता। बिसाइड्स अपनी डाइट अच्छी रखनी है। लाल, पीला, हरा, जामुनी अपनी डाइट में रोजाना जितना ज्यादा खाएंगे उतने विटामिन और मिनरल्स ज्यादा बनेंगे। बिल्कुल, यानी कि बॉडी को आपको किस तरह से ध्यान रखना है ये जानना बहुत ज़रूरी है और इन बेसिक्स के ज़रिए जो शायद हम पिछले काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अब लोग शायद भूल गए। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, आप सोचिए कि मार्केट की ओपन होना अब ज़रूरत है, लेकिन आप जो लापरवाही बरत रहे हैं वो आपके लिए खतरनाक है। मेरे साथ में तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, यहाँ पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो क्या कोरोना की एक बार फिर से लहर वापस आ रही है? और ये लहर, क्योंकि जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में मामले और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं? मेरे साथ में लगातार डॉक्टर्स का जो पैनल है वो मौजूद है। डॉक्टर रवि, आप से मैं ये भी जरा समझना चाहूंगी कि भले वैक्सीनेशन तो है, लेकिन इस वैक्सीनेशन को लेकर एंटीबॉडी क्या रेडी रहती है? क्योंकि वैक्सीनेशन के बावजूद अगर हम केसेस देख रहे हैं तो क्या ये समझा जाए कि उसका इस नए स्ट्रेन पे उतना इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा?
और देखिए जितने भी अभी तक नए स्ट्रेन है, जितनी भी शोध हुई है, उसके अंदर यही चीज प्रूव हुई है कि ये वैक्सीन जो हैं, ये जितने नए स्ट्रेन आए हैं उसके ऊपर कारगर रहेगी। और किसी वजह से अगर ये किसी स्ट्रेन पे नहीं भी कारगर रहती है और उसको कोरोना हो जाता है तो कोरोना का प्रकोप काफी कम होगा, उससे मृत्यु होने के चांसेस काफी कम रहेंगे। तो वैक्सीन की प्रोटेक्टिविटी के ऊपर जितने अभी तक शोध हुए हैं, बाकी शोध चल भी रहे हैं, जितनी रिसर्चेज हुई हैं वो अभी तक बड़ी सकारात्मक है और सब कह रही हैं कि जितने भी स्ट्रेन हैं इनके ऊपर वैक्सीन कारगर होगी। दो चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा आपके थ्रू व्यूअर्स को, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कोरोना वायरस एक सीरियस इन्फेक्शन है जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। ये स्किन से नहीं जाएगी, ये चमड़ी से अंदर नहीं घुस सकता वायरस, कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से अंदर जाता है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तुलसी हो गया, कपूर हो गया, लौंग हो गया, इसको मिलाने के बाद में हाथों को धोते रहते हैं और वो सोचते हैं शायद हम इससे बच जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ये डेडली वायरस है। दिस विल ओनली गो विद अ सॉल्यूशन जिसमें कि 70% अल्कोहल है। नथिंग एल्स विल वर्क ऑन दिस वायरस। ये मैं दोबारा से बताना चाहूंगा, 70% अल्कोहल जब तक सॉल्यूशन में नहीं है वो हैंड सैनिटाइजर हम यूज नहीं कर सकते। किसी भी तरह का तुलसी, कपूर या अदरक डाल के पानी में अगर हम घोल के करने लग गए तो हम धोखा खा जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। या दूसरी चीज है कि हम अच्छे सोप के साथ में अच्छे से हाथ को धो दे, तभी इस वायरस से हमारा पीछा छूटेगा, अदरवाइज ये पीछा नहीं छूटेगा। ये कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि समझनी बड़ी जरूरी है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, देखिए कहीं ना कहीं लोग जो मास्क नहीं पहन रहे वो तो चलो नहीं पहन रहे, वो तो गलत कर ही रहे हैं, लेकिन जो मास्क पहन भी रहे हैं, जो मैं सड़कों के ऊपर देखता हूँ, वो भी ठीक से नहीं पहन रहे हैं। नाक कवर्ड नहीं है, मास्क नीचे ऐसा लगता है सर वो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात आपने सही कही कि लोग मास्क लगाते हैं लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पर, और ये कितना डेंजरस है। डॉक्टर अनूप कुमार, जल्दी से मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि पहले हम देख रहे थे कि जिनको कोरोना हुआ उनकी बॉडी पर अलग अलग तरह से इम्पैक्ट हुआ, किसी को लंग्स में इशू हुआ, किसी को दूसरी तरह के प्रॉब्लम्स हुए, तो ये अब और कितना ज्यादा खतरा बढ़ा सकता है? उन्हें बचाव के लिए आप जल्दी से कुछ प्रिकॉशंस बता दें। देखिए, जिनको ऑलरेडी कोरोना हो चुका है, कई ऐसे पेशेंट्स हैं पोस्ट कोरोना भी उनको कुछ सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं। कई पेशेंट्स में हेडेक, माइल्जिया परसिस्ट कर रहा है, कई पेशेंट्स में लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल परसिस्ट कर रहा है। तो इसीलिए इनको कई मल्टीविटामिन्स और जो सप्लीमेंट्स इनको दिए जाते हैं ताकि इनकी बॉडी की रिकवरी हो जाए। यहाँ ये समझना जरूरी है कि कोरोना वायरस में एक सिवियर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है और उसी पोस्ट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से ये सब सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं। तो इसलिए पोस्ट कोविड रिकवरी पीरियड में उनको अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को कंटिन्यू करना है। जी सर, अभी जो हम हेल्दी डाइट की बात कर रहे थे, बिल्कुल सर, अच्छा खान पान बहुत जरूरी है। डॉक्टर अनूप, बहुत अच्छा खान पान जरूरी है, प्रिकॉशंस बरतना जरूरी है। आप सभी मेरे साथ में जुड़े हमारे दर्शकों को जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनूप कुमार, डॉक्टर उमा कुमार हमारे साथ में थी, डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, डॉक्टर रवि मलिक और मेरे दोनों सहयोगी शैलेंद्र और राहुल डबाज भी हमारे साथ जुड़े। सभी का शुक्रिया। लेकिन समझिए कि इस खतरे से बचना है, इसीलिए आपको प्रिकॉशंस बरतना है। यहाँ पर रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, खबरें आगे भी जारी हैं।